आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट आ चुका है, बहुत जने तैयारी करने में लग चुके हैं और बहुतों के कमेंट मैंने ये देखे थे कि सर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करवाते। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होगी और उसके अलावा यहाँ पे वो एमसीक्यू मिलेंगे आपको जो बहुत पेपर्स में क्या हो रखे हैं, रिपीट हो चुके हैं। फार्मासिस्ट के जो भी एग्जाम हुए हैं, ज्यादातर एग्जाम में ये एमसीक्यू क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस के साथ टॉप 25 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर ऐसे ही वीडियो या फिर ऐसे ही आपको एमसीक्यू चाहिए तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट में लिखिए यस सर, हमें ऐसा एमसीक्यू रिक्वायर्ड है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आपका सुदर्शन फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, जहां आपको छोटी से बड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है रिगार्डिंग टू दी फार्मेसी। आज हम जो बात कर रहे हैं कि सर आरआरबी फार्मेसी का एग्ज़ाम आ चुका है और उसकी डेट भी हमें पता चल गई है। हमने हमारी तैयारी भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ली, पर सर एक छोटा सा डाउट है कि सर एमसीक्यू कहाँ से पढ़े। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुदर्शन फार्मेसी पे बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे और ये वो एमसीक्यू होंगे, सब्जेक्ट वाइज करवाया जाएगा, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, ये वो एमसीक्यू होंगे जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के अंदर। मतलब अगर कोई एग्जाम की बात करें, जैसे ESIC का एग्जाम हो चुका है या फिर कोई भी एग्जाम हुआ है आपका फार्मासिस्ट का, उसमें ये क्वेश्चंस क्या हो चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं या फिर बार बार आ चुके हैं, वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे और इनके क्वेश्चंस आने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और आरआरबी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको वैसे क्वेश्चन देंगे जिसके आने के चांसेस क्या होंगे सर, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वीडियो, जिसके अंदर आपको 25 एमसीक्यू मिलेंगे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू आपके सामने आते रहेंगे या फिर आपके वीडियोस मिलते रहेंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा कि हाँ सर, हमें ऐसे वीडियोस रिक्वायर्ड है। अगर आपका कमेंट आएगा, उसी के हिसाब से ऐसे वीडियोस और बनाए जाएंगे और उसके साथ लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी डाली जाएगी ताकि आपको ऐसा फायदा मिल सके और हर एग्जाम से पहले ऐसा किया जाएगा। तो अगर ऐसा एमसीक्यू चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, उसके अलावा कमेंट करना जरूरी है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आपको दिख रहा होगा, दे रखा है कि सर ये जो क्वेश्चन है वो CGSS हैदराबाद 2018 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे आ रखा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन आपका एक तरीके का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है सर, उसका नेचर पूछा गया है कि सर ये कौन से नेचर का है। तो अगर मैं केमिकली बात करूं तो सर जो जिलेटिन होता है वो आपका प्रोटीन का बना होता है। तो यहां पे जो एमसीक्यू का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा सर, प्रोटीन होगा। तो यहां पे आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोटीन होगा। सर इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है क्या? यस, बिल्कुल, आपको यहां पे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जिसमें आपको एक आंसर के साथ साथ दूसरे आंसर भी मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन में देखो, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोटीन जिलेटिन इज अ प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन। मतलब कि जो जिलेटिन होता है वो एक तरीके का प्रोटीन है जिसको हम कोलेजन से ऑब्टेन करते हैं। वो भी कहां से? अलग एनिमल या फिर एनिमल या बोन्स के या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती है या उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वहां से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अलग अलग एनिमल्स की स्किन, बोन्स या फिर उनके कनेक्टिव टिश्यू से हम उसको क्या कर सकते हैं सर, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से मिल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर अ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन टेकन एज अ सिंगल डोज। मतलब एक ऐसा लिक्विड ओरल प्रिपरेशन, मतलब ओरल का मतलब क्या हो गया सर, जो हम ओरली लेते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और उसको सिंगल डोज में कंप्लीट करना है। तो सर हम उसे क्या बोलेंगे, उसका क्या नाम होता है? तो सर हम उसे बोलते हैं ड्रॉट, उसे बोला जाता है सर ड्रॉट बोला जाता है। तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर, करेक्ट होगा। ड्रॉट एक ऐसी लिक्विड ओरल प्रिपरेशन होती है जिसको एक ही डोज में लेना जरूरी है, वरना वो खराब हो जाएगी, उसे रख नहीं सकते। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा आपको कि सर आंसर ए ड्रॉट इज द करेक्ट आंसर। ड्रॉट इज अ लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इंटेंडेड टू बी कंज्यूम्ड एज अ सिंगल डोज। इसको एक ही डोज में कंप्लीट किया जाता है, लेकिन जो आपके एलिक्सर है, लिंक्टस है, इन सबको हम मल्टीपल डोज में ले सकते हैं, उसको सिंगल डोज में लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको यहां पे इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गया होगा। अब यहां पे देखिए एक थर्ड नंबर क्वेश्चन जो कि CGSS हैदराबाद 2018 का ही है।
यहां पे पूछा गया है विच टाइप ऑफ सपोजिटरीज आर कॉल्ड पैसरीज, है ना, मतलब कौन से टाइप की सपोजिटरी को हम पैसरीज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला मैं नेजल की बात करूं तो जो आपके नेजल कैविटी में रखने वाली सपोजिटरी होती है उसे नेजल सपोजिटरी बोलता है। जो यूरेथ्रल रूट में रखी जाने वाली सपोजिटरी वो यूरेथ्रल सपोजिटरीज होती है। रेक्टल मतलब कि जिनको रेक्टल वाले पोर्शन में रखा जाता है, रेक्टस में रखा जाता है, उन्हें रेक्टल सपोजिटरी, और वेजाइना में रखी जाने वाली सपोजिटरी को वेजाइनल सपोजिटरी बोलते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है पैसरीज, इन्हीं को हम पैसरीज भी बोले जाते हैं ना। तो ऐसी सपोजिटरी जिनको हम वेजाइना में प्लेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज पैसरीज, उसी को हम पैसरीज बोलते हैं। तो यहां पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सर क्या इसका भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा क्या? बिल्कुल सर, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दे रखा होगा। अगर यहां पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये देखो यहां पे दे रखा है कि सर इसका करेक्ट आंसर होगा वेजाइनल। Pessaries are a type of suppository that is inserted into the vagina to deliver medication locally or systematically। अगर आपको कोई मेडिसिन लोकली या सिस्टमेटिकली अप्लाई करनी है तो आप वेजाइना में सपोजिटरी दे सकते हैं या रख सकते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं सर? पैसरीज के नाम से जाना जाता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा यहां पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जो कि केरला फार्मासिस्ट 2016 में क्वेश्चन आ रखा है। 1 टीस्पून फुल इज, एक टी स्पून फुल में कितना ml होता है? तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 1 टी स्पून फुल का मतलब क्या होता है, तो याद रखना उसमें हम लेते हैं सर 5 ml। जो 5 ml होता है उसी को बोला जाता है 1 टी स्पून फुल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक डोजिंग गाइडलाइन की, एक गाइडलाइन होती है उसकी बात करें तो उसके हिसाब से हम 1 टीस्पून फुल को 3 ml भी ले सकते हैं, और अगर हम 5 ml के नजदीक की बात करें तो 4 ml भी उसके नजदीक ही होता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से 2 आंसर बन सकते हैं। 4 ml भी करेक्ट हो सकता है और 3 ml भी यहां पे करेक्ट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डोजिंग गाइडलाइन 3 ml करेक्ट है, लेकिन अगर मैं 1 स्पून फुल 5 ml मान के चलूं तो उसके आसपास का आंसर क्या होगा सर? 4 ml होगा। तो मेरे हिसाब से 4 ml भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट हो सकता है, लेकिन करेक्ट अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो मैंने यहां पे मेंशन किया है सर 3 ml यहां पे करेक्ट होगा। कैसे सर? एक स्टैंडर्ड टी स्पून फुल हमेशा याद रखना कितना होता है? 5 ml का होता है, लेकिन कुछ मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में या फिर कुछ में अगर मैं स्पेसिफिक डोजिंग गाइडलाइन की बात करूं तो वहां पे 3 ml को हमने कितना मान रखा है? 1 टेबल स्पून फुल मान रखा है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा एक तरीके से 3 ml, ठीक है। तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से आंसर पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे दे रखा है जो कि केरला फार्मासिस्ट में आ रखा है 2016 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज नॉन एज अ लायोफिलाइजर? इसमें से कौन सा ड्रायर है जिसको हम लायोफिलाइजर के नाम से जानते हैं? तो याद रखना सर ऑप्शन नंबर सी, फ्रीज ड्रायर को हम किसके नाम से जानते हैं सर? लायोफिलाइजर के नाम से जानते हैं। इसका रीजन क्या है? तो देखो अ लायोफिलाइजर और लायोफिलाइजर इज अनदर नेम ऑफ फ्रीज ड्रायर, मतलब फ्रीज ड्रायर का ही दूसरा नाम क्या होता है? लायोफिलाइजर नाम होता है। तो यहां पे इसीलिए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? फ्रीज ड्रायर होगा। और इसका यूज कहां पे किया जाता है? फ्रीज ड्राइंग, मतलब लायोफिलाइजेशन अगर आपको करना है तो उसमें हम इस ड्रायर का यूज करेंगे। अब बहुतों को तो यह भी नहीं पता होगा कि सर लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अ प्रोसेस दैट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय फ्रीजिंग एंड देन सब्लिमेटिंग द आइस अंडर वैक्यूम कंडीशन। अब इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर हमें किसी सब्सटेंस में से मॉइस्चर को हटाना है, पानी को हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका लायोफिलाइजेशन करना पड़ेगा, उसे फ्रीजिंग पॉइंट पे लाना पड़ेगा। और जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाए, फ्रीज हो जाए, तब हम उसका सब्लिमेशन करके उसकी वेपर बना देते हैं ना। इसे बोला जाता है लायोफिलाइजेशन या फिर फ्रीज ड्रायर, या उसी का दूसरा नाम होता है लायोफिलाइजर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, है ना। अच्छी तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि इसका सर आंसर नंबर सी क्यों होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे किसके रिगार्डिंग दे रखा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग
मशीन का नाम दे रखा है कि सर अगर मैं स्टरलाइजेशन कर रहा हूं, किसकी मदद से कर रहा हूं? सर ऑटोक्लेव की वजह से कर रहा हूं। तो याद रखना यहां पे हम यूज करते हैं सर मॉइस्ट हीट यूज करते हैं। यहां पे स्टरलाइजेशन किया जाता है, माइक्रोबियल फ्री कंडीशन लाई जाती है, या किसी भी इक्विपमेंट को हम ग्लासवेयर को माइक्रोबियल फ्री बना सकते हैं, लेकिन कौन सी हीट यूज करेंगे? सर मॉइस्ट हीट यूज करेंगे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज यूज्ड। सर इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा यहां पे आपके सामने, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग इज अ मेथड ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मतलब जो ऑटोक्लेविंग होती है वो एक मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का सबसे अच्छा मेथड होता है, जिसके अंदर हम क्या पास करते हैं? स्टीम पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर। एक हाई प्रेशर के साथ स्टीम पास की जाती है। अब यहां पे कंडीशन देखो जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 121 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, 15 पास्कल का प्रेशर और 15 से 20 मिनट तक हमें उस मशीन को चलाना पड़ता है, ताकि आपके इक्विपमेंट क्या हो सके सर, एकदम माइक्रोब फ्री हो सके या स्टरलाइज हो सके, है ना। टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरस, स्पोर्स, इन सबको मारने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसका ज्यादातर यूज मेडिकल इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में किया जाता है, ताकि हम स्टरलाइजेशन आसानी से कर सके। मतलब यहां पे आपको ऑटोक्लेव की जो कंडीशंस होती है वो अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। उसके अलावा ऑटोक्लेव कब कब काम में लिया जाता है और कहां पे लिया जाता है वो भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सर एक और क्वेश्चन दे रखा था केरला फार्मासिस्ट 2016 में, जिसमें पूछा गया है डाईएटमेशियस अर्थ इज द अनदर नेम ऑफ, या अदर नेम, डाईएटमेशियस अर्थ किसका दूसरा नाम होता है? तो ये दूसरा नाम होता है सर कैसलगर का। किसका नाम होता है? कैसलगर का ये दूसरा नाम होता है। ठीक है, तो यहां पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, डाईएटमेशियस अर्थ आल्सो नोन एज कैसलगर, कैसलगर इज अ नेचुरली अकरिंग सॉफ्ट सिलिकेशियस सेडिमेंटरी रॉक मेड अप ऑफ फॉसिलाइज्ड रिमेन्स ऑफ डाईएटम्स। देखो डाईएटम्स क्या होते हैं सर, एक तरीके के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर क्या होता है सर, उनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है सर? सिलिका की बनी होती है। और सिलिका जो होता है वो कभी भी खराब नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, मतलब वो कभी भी खराब नहीं हो सकता। जब डाईएटम मरता है तो उसकी सेल वॉल पीछे रह जाती है जो कि सिलिका की बनी है, और वो नीचे जाकर पानी की जो सरफेस होती है, अंडर वाटर सरफेस, वहां जमा हो जाती है, जिससे अर्थ की सरफेस थोड़ी सी कैसी हो जाती है? हार्ड हो जाती है ना, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिलिका कभी खत्म नहीं होता, अनडिस्ट्रक्टेबल है, खराब नहीं होता, वो पानी के नीचे जाकर उसकी सरफेस पे इकट्ठा होने लग जाता है, और इसी को तो बोलता है डाईएटमेशियस अर्थ। इसी का नाम होता है डाईएटमेशियस अर्थ, और उसका दूसरा नाम है कैसलगर, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका यूज हम ज्यादातर किसी भी चीज को फिल्ट्रेट करने में, माइल्ड एब्रेसिव की तरह, एब्जॉर्बेंट, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करवाने में लिया जा सकता है, या इसकी बहुत सारी इंडस्ट्री में भी एप्लीकेशन हो सकती है। तो कैसलगर क्या होता है, उसका काम क्या है, ये सब चीज आपको यहां पे अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, ड्रायर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर। अगर आपको मिल्क पाउडर बनाना है तो कौन सा ड्रायर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? तो आपको पता है कि अगर आपको लिक्विड से सॉलिड बनाना है, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रायर इसके लिए जो काम में लिया जाता है वो स्प्रे ड्रायर है। कौन सा ड्रायर है सर? स्प्रे ड्रायर यूज किया जाता है। तो यहां पे आंसर नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। सर इसका एक्सप्लेनेशन कहां दे रखा है सर? ये रहा यहां पे, स्प्रे ड्राइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क पाउडर। डायरेक्टली लाइन मिल जाएगी आपको कि अगर आपको मिल्क पाउडर बनाना है तो कौन सा ड्रायर यूज करेंगे? सर हम स्प्रे ड्रायर यूज करेंगे। इसमें होता क्या है, लिक्विड मिल्क is atomized into tiny droplets and sprayed into a hot air chamber. The water content evaporates quickly, leaving behind dry milk powder. Spray drying ensure fast drying. अब यहां पे एक चीज समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड मिल्क होता है, आपको पता ही है मिल्क हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड मिल्क है उसको हम छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो उसके क्या बना लो, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लो, टाइनी ड्रॉपलेट्स बना लो। मतलब एक स्प्रे जो होता है ना, स्प्रे उस तरीके से पानी का स्प्रे होता है, फव्वारा, वैसे हम मिल्क का क्या कर लेते हैं, स्प्रे बना लेते हैं।
उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाता है। अब इन ड्रॉपलेट्स को हम एक चैम्बर में डालेंगे। अब इन ड्रॉपलेट्स को एक चैम्बर में डाला जाता है, मतलब स्प्रे किया जाता है, और वो चैम्बर बहुत ही ज्यादा गर्म एयर का होता है, मतलब वहां पे हॉट एयर होती है, और इसी हॉट एयर की वजह से आपकी जो ड्रॉप होती है, सबसे छोटी छोटी ड्रॉप्स होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे स्प्रे ड्रायर काम आएगा, जिसमें पहले आपको मिल्क जो लिक्विड फॉर्म में उसकी छोटी छोटी ड्रॉप बनाओ, उसको हॉट चैम्बर में डालो, स्प्रे करो, वहां पे हॉट एयर की वजह से वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है सर? वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। और यहां पे स्प्रे ड्रायर में सबसे फास्ट ड्राइंग होती है, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, पार्टिकल का साइज हमेशा सेम रहता है, और बहुत ही अच्छा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए हम इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था और डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा यहां पे कि कहां पे इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ मील इज यूज फॉर द ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स। मतलब यहां पे पूछा गया है कि सर जो सल्फा ड्रग्स होती है, मतलब सल्फोनामाइड्स का दूसरा नाम सल्फा ड्रग्स भी होती है, और ये जो सल्फा ड्रग या सल्फोनामाइड है, इनको अगर मुझे ग्राइंड करना है, मतलब इनको अगर मुझे छोटा करना है, तो इसके लिए मैं कौन सी मील यूज करूंगा? तो यहां पे उसकी मील का नाम है सर फ्लूइड एनर्जी मील, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट होगा। सर इसका आंसर बता दीजिए, एक्सप्लेनेशन यहां पे कहां दे रखा है, ये रहा, फ्लूइड एनर्जी मिल्स आल्सो नोन एज जेट मिल्स या फिर माइक्रोनाइजर, ये इसके दूसरे नाम हो गए। यहां पे याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर फ्लूइड एनर्जी मिल के दूसरे नाम क्या, जेट मिल्स या फिर माइक्रोनाइजर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग बिकॉज दे कैन प्रोड्यूस अल्ट्रा फाइन पाउडर्स विथ अ नैरो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपको बहुत ही छोटा पार्टिकल चाहिए, बहुत ही ज्यादा छोटा पार्टिकल चाहिए, तो आप किसका यूज कर सकते हो? फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अ क्रूशियल फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन वेयर फाइन पार्टिकल साइज इनहांसेस ड्रग डिसोल्यूशन एंड बायोएबिलिटी। अगर आपको बहुत ही छोटा पार्टिकल चाहिए, क्यों? ताकि हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा दे, हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा दे। अगर इन सबको बढ़ाना है तो आपको साइज रिड्यूस करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा आपको साइज रिड्यूस करनी है तो आप फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे हाई वेलोसिटी की एयर स्टीम जेट्स, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस डाला जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल की साइज क्या हो जाती है? ब्रेक होकर छोटी हो जाती है। और यहां पे भी प्रिंसिपल क्या है? इंपैक्ट एंड एट्रेशन। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर फ्लूइड एनर्जी मिल का क्या प्रोसीजर या क्या प्रिंसिपल है? प्रोसीजर बता चुका हूं, प्रिंसिपल यहां पे सेम रहेगा सर, इंपैक्ट एंड एट्रेशन पे यहां पे प्रिंसिपल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पे बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहां पे? सर ये डीडीएचएस कोल्हापुर 2018 में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आ रखा है कि सर नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के अंदर क्या परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज यहां पे प्रेजेंट होता है? तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से दे रखा है, क्या वो 0.1% है या 0.5 है या 0.9 है या 0.8 है? तो यहां पे सलाइन सॉल्यूशन पूछा, वो भी नॉर्मल कंडीशन पे, तो उसमें आएगा 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.9% होगा। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से दे रखा है कि जो नॉर्मल सलाइन जिसे NS के नाम से जाना जाता है, उसमें 0.9% क्या होता है? सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये सॉल्यूशन किस में बनाते हैं सर? वाटर के अंदर बनाया जाता है। आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड है, चाहे वो ब्लड हो गया, चाहे वो हमारे पास कोई भी दूसरा फ्लूइड है ना, प्लाज्मा हो गया, उन सब के साथ आइसोटोनिक होता है। उसके अलावा उनकी ऑस्मोलरिटी जो होती है वो ब्लड के साथ मिक्स, मतलब सेम ही होती है। और इनका यूज कहां पे किया जाता है? इंट्रावीनस फ्लूइड रिप्लेसमेंट में, रिहाइड्रेशन थेरेपी में, वुंड इरिगेशन में, या डाइल्यूटिंग मेडिकेशन फॉर इंजेक्शन। अगर आपको कोई इंजेक्शन डाइल्यूट करना है तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसके यूज पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सर इसका यूज कहां कहां पे हम कर सकते हैं। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर जो सोडियम क्लोराइड होता है, कितना होता है, वो मैंने आपको यहां पे अच्छी तरीके से बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, डिस्पोजेबल सिरिंज आर मेड अप ऑफ, है ना? मतलब यहां पे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है, जिसको हम डिस्पोज कर देते हैं, वो किसकी बनी होती है? तो स्पेशली वो हमारे पास जो बनी होती है, वो बनी होती है सर पॉलीप्रोपिलीन की बनी होती है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। सर इसका एक्सप्लेनेशन यहां पे दे रखा है कि डिस्पोजेबल सिरिंज आर प्राइमरली मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलीन PP, a thermoplastic polymer known for high durability,
केमिकल रेजिस्टेंस एंड लाइट वेट नेचर। तो यहां पे सर आपको इसकी प्रॉपर्टी मिल गई है, यहां पे प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि सर सबसे पहला तो ये केमिकल रेजिस्टेंस है, मतलब इसको केमिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल के कांटेक्ट में ये खराब नहीं होता। हाँ, लाइट वेट नेचर, बहुत ही हल्का उसका वेट होता है, ड्यूरेबिलिटी उसकी बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों यूज करते हैं सर इसका? तो सबसे पहला ये नॉन रिएक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना सॉल्यूशन के साथ ना ड्रग के साथ। ट्रांसपेरेंसी फॉर इजी मॉनिटरिंग ऑफ लिक्विड लेवल, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है ताकि हम अच्छे से हमारी फॉर्मुलेशन का क्या कर सकते हैं, एक तरीके से चेक कर सकते हैं कि क्या उसमें कोई दूसरी चीज तो नहीं आ चुकी। उसके अलावा स्टेलाइजेबिलिटी यूजिंग गामा रेडिएशन, मतलब गामा रेडिएशन का यूज करके हम उसे स्टेलाइज भी कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ उसके बेनिफिट हो गए कि सर हम क्यों इसका यूज करते हैं किसी भी डिस्पोजेबल सिरिंज को बनाने में। तो यहां पे आपको और क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए, मतलब यहां पे एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं दे रखा कि सिर्फ सिंपल सा आपको आंसर मिल गया है, नहीं, यहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको ऐसा भी मिल रखा होगा कि सर मतलब हमें दूसरे क्वेश्चन के आंसर भी अच्छी तरीके से हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पे क्वेश्चन की बात करें तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ZP नांदेड़ से 2014 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा कि मिलार्ड्स रिएक्शन इज रिलेटेड टू, मिलार्ड रिएक्शन जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? तो याद रखना वो रिलेटेड होती है सर बाइंडर से। किससे रिलेटेड होती है? बाइंडर से रिलेटेड होती है। सर ऐसा क्यों, वहां पे क्यों बोला जाता है? तो एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि द मिलार्ड रिएक्शन ऑफन मिसएपल्ड या फिर मिलार्ड्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर दैट अकर्स अपॉन हीटिंग। मतलब जब हम अमीनो एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाएं? रिड्यूसिंग शुगर के साथ करवाएं, और वो भी किसके साथ सर? हीट के साथ हम करवाएं। तो इसमें क्या होगा? ब्रोइंग इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो इसमें क्या होगा सर? हम इसको एज अ बाइंडर की तरह यूज कर सकते हैं, हम इसको एज अ बाइंडर की तरह यूज किया जा सकता है। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बाइंडर्स सच एज स्टार्च, जिलेटिन एंड शुगर्स, ये सारी की सारी शुगर्स होती है, स्टार्च होती है, जिलेटिन होता है, ये सब पार्टिसिपेट करता है मिलार्ड रिएक्शन में। इनको जब कंबाइंड किया जाता है अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ, ऐसी ड्रग जिसमें एमाइनो एसिड होता है, उन ड्रग के साथ जब हम इनको कंबाइंड करते हैं तो याद रखना उसमें चेंजेस होते हैं और ड्रग की स्टेबिलिटी और कलर डिग्रेडेशन, पोटेंशियली लीडिंग टू चेंजेस इन द ड्रग स्टेबिलिटी, और साथ में उसका डिग्रेडेशन भी हो जाता है ना। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है सर? मिलार्ड रिएक्शन, जो किसके साथ होती है? एमिनो एसिड कंटेनिंग ड्रग और रिड्यूसिंग शुगर के साथ होती है। तो यहां पे बाइंडर से रिलेटेड यहां पे आपका आंसर होगा। दे रखा है थर्मोलेबाइल सब्सटेंस कैन बी स्टेलाइज्ड बाय, है ना। थर्मोलेबाइल, दो तरीके के हमारे पास ड्रग्स होते हैं, एक होता है थर्मोस्टेबल जिनको हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होता है थर्मोलेबाइल जो हीट के साथ क्या हो जाते हैं सर? खराब हो जाते हैं, है ना। अगर हीट दोगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो ऐसी ड्रग्स को अगर हमें स्टेलाइज करना है तो क्या यूज करोगे? सिंपल सी बात है सर, हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज कर लेंगे, उसकी वजह से वो चीज स्टेराइल भी हो जाएगी और साथ में हमें हीट भी वहां पे नहीं देनी पड़ेगी। यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है थर्मोलेबाइल सब्सटेंस आर हीट सेंसिटिव एंड कैन डिग्रेडेड व्हेन एक्सपोज्ड टू द हाई टेम्परेचर। ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर हाई टेम्परेचर दिया गया तो वो खराब हो जाएंगे, इसीलिए हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज अ कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड, ये इसका दूसरा नाम है। मेम्ब्रेन फिल्टर को हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा भी देगा बिना यूजिंग हीट, हम हीट भी यूज नहीं करते। और ये सबसे आइडियल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का, जो कि हीट सेंसिटिव सब्सटेंस है। ऐसे सब्सटेंस जो हीट देने पे खराब हो जाते हैं, उन सब्सटेंस को अगर आपको स्टेरिलाइजेशन करना है तब आप क्या यूज करोगे सर? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बायोलॉजिकल फ्लूइड, वैक्सीन, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, इन सबको क्या किया जाता है सर? फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है सर, जीटा पोटेंशियल इज यूज फॉर इवोल्यूटिंग। जीटा पोटेंशियल जो शब्द है वो किसके लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं? तो याद रखना जीटा पोटेंशियल जो यूज किया जाता है वो किसके इवोल्यूशन में यूज किया जाता है सर? वो सस्पेंशन के इवोल्यूशन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जो हमारे पास सस्पेंशन होते हैं, उन सस्पेंशन को अगर मुझे इवोल्यूशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सर? जीटा पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जीटा पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्स सिस्टम। तो सस्पेंशन कैसा सिस्टम होता है सर? डिस्पर्स्ड सिस्टम होता है, और डिस्पर्स्ड सिस्टम के अंदर अगर मुझे किसी भी पार्टिकल के ऊपर
किसी भी पार्टिकल के ऊपर अगर मुझे चार्ज चेक करना है तब मैं क्या करूंगा, उसका सर जीटा पोटेंशियल करके चेक कर सकता हूं, है ना। इसका यूज कहां पे किया जाता है, to assess the stability of colloidal dispersion and suspension by determining the repulsion or attraction between particles, है ना। तो दो पार्टिकल्स के बीच में क्या कोई रिपल्सन या एट्रेशन तो नहीं हो रहा चार्जेस की वजह से, यह पहचानने के लिए या हमारे सस्पेंशन को और ज्यादा स्टेबल बनाए रखने के लिए हम उसका जीटा पोटेंशियल चेक करवाते हैं। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। सस्पेंशन में दो डिस्पर्स फेज होती है, सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड मीडिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, और उसमें स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमेशा जीटा पोटेंशियल पे, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं पता पार्टिकल्स के ऊपर तो यह भी नहीं पता होगा कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, और उसके साथ आपकी स्टेबिलिटी भी जो होगी सस्पेंशन की डिपेंड करेगी। हाई जीटा पोटेंशियल होगा पॉजिटिव और नेगेटिव तो इंडिकेट्स गुड स्टेबिलिटी, व्हाइल लो जीटा पोटेंशियल सजेस्ट एग्रीगेशन एंड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तो बहुत ज्यादा जीटा पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या होगा कि सर हमारा सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर जीटा पोटेंशियल बहुत ज्यादा कम है इसका मतलब आपका पार्टिकल सेटल हो चुका है, तो आपका सस्पेंशन ज्यादा स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जीटा पोटेंशियल यूज किया जाता है सस्पेंशन के लिए। सिरप और सॉल्यूशन में ऐसी कोई डिस्पर्स फेज नहीं होती, तो वहां पे हम जीटा पोटेंशियल शब्द यूज नहीं करते उनके इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर कोल्ड क्रीम जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होता है, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, बोथ या फिर नन। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि सर जो कोल्ड क्रीम होती है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होता है। दो फेज होती है, एक होती है लिक्विड जिसमें दोनों वैसे तो लिक्विड है, एक होती है हमारे पास वाटर और दूसरी कौन सी होती है सर ऑयल होती है। तो यहां पे एक फेज जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है वाटर, दूसरी कौन सी दे रखी है ऑयल, ठीक है। अब यहां पे देखिए वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है। Cold creams are water in oil emulsion where water droplets are dispersed in an oil phase। मतलब कि यहां पे हमारे पास ऑयल फेज है, उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स ड्रग पकड़ के बैठी हुई है, ठीक है। पूरे में ऑयल है और ऑयल के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में वाटर है, वाटर क्या करके रखता है हमारी ड्रग को पकड़ के रखता है। The external oily layer provide a moisturizing and protective effect making the ideal for hydration and preventing water loss from the skin। तो बाहर की तरफ क्या है ऑयल, और वो ऑयल लगाने की वजह से आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहती है, उसके अलावा वाटर का लॉस भी नहीं होता है और मॉइस्चराइजेशन बना रहता है। और उसके अंदर की तरफ क्या है वाटर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी जो ड्रग होती है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पकड़ के बैठा हुआ है ताकि वो इफेक्ट अपना शो कर सके। तो आपका जो कोल्ड क्रीम है वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन यहां पे होता है। अब बात करते हैं कि सर द रोल ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स का क्या काम होता है कोल्ड क्रीम के अंदर। तो कोल्ड क्रीम जो भी होता है उसमें आप बोरेक्स ऐड करते ही हो, बिल्कुल ऐड करते हैं सर। तो उसका काम क्या होता है सर, उसका काम होता है इमल्सीफायर, इन सीटू इमल्सीफायर की तरह वो काम करता है। सर इसका भी एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। बोरेक्स सोडियम बोरेट इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोरेक्स सोडियम बोरेट होता है जो कि इन सीटू इमल्सीफायर की तरह काम करता है कोल्ड क्रीम्स के अंदर। ये रिएक्ट करता है फ्री फैटी एसिड जैसे कि स्टीरिक एसिड फॉर्मुलेशन के अंदर, उसके साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सोडियम स्टीरिएट, और वो सोप लाइक इमल्सीफायर होता है, बिल्कुल सोप लाइक इमल्सीफायर होता है। तो हमारे पास जितने भी वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होता है जैसे कि कोल्ड क्रीम हो गया या फिर कोई दूसरी भी क्रीम होती है जिसमें वाटर इन ऑयल इमल्शन होना चाहिए, तो वहां पे अगर मुझे उस इमल्शन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो मुझे उसमें इमल्सीफायर डालना पड़ेगा, और उसमें हम क्या यूज करते हैं सब बोरेक्स सबसे ज्यादा वहां पे यूज किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, हर बार आते भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां पे बात करें तो ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज फॉर द चेक द क्वालिटी ऑफ ब्लूम जो स्ट्रेंथ होती है ESIC 2016 का क्वेश्चन है कि सब ब्लूम स्ट्रेंथ किसके लिए हम चेक करते हैं। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो चेक की जाती है वो हम जिलेटिन के लिए चेक करते हैं। अगर आपने कैप्सूल पढ़े होंगे तो उसमें सॉफ्ट जिलेटिन हार्ड जिलेटिन अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो वहां पे जिलेटिन के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है। यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है ब्लूम स्ट्रेंथ इज अ मेजर ऑफ द जेल स्ट्रेंथ ऑफ द जिलेटिन। जिलेटिन की जेलिंग स्ट्रेंथ कितनी है उसको चेक करने के लिए हम ब्लूम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्पर्स द
सरफेस ऑफ अ जिलेटिन जेल बाय 4 mm यूजिंग द स्टैंडर्ड प्लंजर। मतलब जो स्टैंडर्ड प्लंजर होता है उसकी 4 mm साइज में हम क्या करते हैं सर, चेक करता है कि हमारा जो जिलेटिन है वो कितने टाइम पे डिस्पर्स और डिप्रेस हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, वो भी मतलब उसको ही हम ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अगर किसी की हायर ब्लूम स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब फिर्मर एंड स्ट्रॉन्गर जिलेटिन, वो जिलेटिन बहुत ज्यादा मजबूत है, हार्ड है, विच इज इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड फूड एप्लीकेशंस, है ना, जिसका यूज ज्यादातर हम दवाइयां बनाने में करते भी है। उसके अलावा कॉमनली जो हम यूज करते हैं कैप्सूल सेल को, जेल बेस्ड ड्रग को या फॉर्मुलेशन, इन सब की ब्लूम स्ट्रेंथ निकाली जाती है। जो भी चीज किसकी बनी होती है सर, जिलेटिन की बनी होती है, उन सबको देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दे रखा है, द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आरएक्स। सर आरएक्स हमने बहुत बार देखा है कि डॉक्टर इस तरीके से लिखता है, फिर उसके नीचे अपनी मेडिकेशन दवाएं लिखी जाती है। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेक दो, टेक दो, है ना, इसका मतलब टेक दो। अब देखो यहां पे एक्सप्लेनेशन, द सिंबल आरएक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सबसे पहला ये कहां से डिराइव होता है? लैटिन वर्ड से डिराइव होता है, जिसका मतलब होता है रेसिपियर, मतलब जो ले रहा है, या रिसिप मतलब जिसको हमें देनी है, मतलब ये दवाएं उसी को ही देनी है। इसका मतलब टेक दो या फिर और टेक। इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिस्क्रिप्शन टू इंडिकेट इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग मेडिकेशन। मतलब इसके नीचे जो भी दवाएं लिखी है वो आपको लेनी है, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो भी लैटिन की भाषा में लिखा हुआ वर्ड होता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड बाय फिजिशियन, ये डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है या फार्मासिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है, ताकि हम बता सके उस पेशेंट को कि आपको ये दवाएं लेनी है, इनटेक करनी है। इस तरीके से हम आपको बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है। चलो नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें सर, ओक्सर्ट्स, ओक्सर्ट्स क्या होता है? ठीक है, अब यहां ओक्सर्ट्स, अब यहां पे इसका मतलब क्या होता है सर? ओक्यूसर्ट्स क्या है? तो ओक्यूसर्ट्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सर, ऐसी प्रिपरेशन जिसको हम आई के अंदर, आंखों के अंदर इंसर्ट करते हैं, ओक्यूसर्ट्स उन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो आंखों के अंदर डाली जाने वाली प्रिपरेशन को हम ओक्यूसर्ट्स बोलते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो यहां देखिए, ओक्यूसर्ट्स आर द ऑक्यूलर ड्रग्स। ऑक्यूलर का मतलब ऐसी ड्रग जो कहां पे इंस्टॉल की जाती है? आई। डिलीवरी सिस्टम डिजाइन फॉर कंट्रोल्ड एंड सस्टेन ड्रग रिलीज इन द आई। आंखों में डाली जाने वाली दवाइयों को हम ऑक्यूलर ड्रग या ऑक्यूसर्ट्स उसे बोला जाता है। दे आर थिन, पतली होती है, फ्लैक्सिबल होती है, और ये हमें कंजक्टिवाइटल सैक के अंदर रखनी पड़ती है ताकि वो धीरे धीरे वहां पे रिलीज हो जाए। ये दवाएं कहां पे यूज करते हैं? ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में, या आंखों में कोई इंफेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रखा है तो वहां पे हम इसका ट्रीटमेंट के लिए उसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जेपी उस्मानाबाद में भी एक क्वेश्चन फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, वहां से मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। मिल्क किसका एग्जांपल होता है? वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर मिल्क किसका एग्जांपल होता है? सर मिल्क होता है एक तरीके का इमल्शन। मिल्क क्या होता है आपका? एक तरीके का इमल्शन होता है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन विच इज मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब मिल्क के अंदर भी दो फेजेस होती है और दोनों फेजेस आपस में इमिसिबल होती है। इन मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स इन वाटर। मतलब फैट के जो बुलबुले या फिर ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो ग्लोब्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है सर? वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसमें एक फेज हो गई वाटर, दूसरी हो गई सर फैट हो गई। ठीक है, इसमें कौन सा हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट होता है? सर इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक प्रोटीन काम करता है जिसका नाम होता है सर केसीन, नाम है, जो नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये कोलोइडल डिस्पर्जन बनाता है, जहां पे जो फेज है, जो फैट होता है, वो ऑयल फेज होती है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होती है एक्वस फेज, मतलब वाटर के अंदर। तो यहां पे ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि सर जो वाटर है वो भी एक तरीके का क्या होता है? इमल्शन होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, स्टोर इन कूल प्लेस मीन, मतलब आपको कभी भी कोई डॉक्टर बोलता है या फिर कोई भी फार्मासिस्ट बोलता है कि आपको इस दवाई को कूल प्लेस के अंदर स्टोर करके रखना है, तो कौन सा टेम्परेचर सर? तो यहां पे टेम्परेचर होगा 8 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पे दे रखा है, द टर्म स्टोर इन कूल प्लेस रेफर्स टू अ टेम्परेचर रेंज 8 to 25 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिकल स्टोरेज गाइडलाइन। मतलब जो फार्मास्यूटिकल स्टोरेज गाइडलाइन है, मतलब जहां पे दवाइयों को स्टोर करने के तरीके बताए जाते हैं, तो वहां पे मेंशन कर रखा है कि स्टोर इन कूल प्लेस का मतलब टेम्परेचर 8 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब वहां पे अगर रेफ्रिजरेटर का बोले तो टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको फ्रीजिंग का बोला है तो 0 डिग्री से कम का हो जाएगा। मतलब एक एक चीज यहां पे आपको अच्छी तरीके से बता रखी है। अगर आपको रूम टेम्परेचर का बोले तो सिंपल सा रूम टेम्परेचर पे रखना है। यहां पे हर एक चीज आपको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया गया ताकि आप 2 से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर बना सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमल्शंस आर विच टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। इमल्शन कौन सी वो डोजेस फॉर्म होती है? तो सिंपल सा आंसर है, मैं पहले भी एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूं कि सर वो बाईफेजिक होती है, उसमें कितनी फेज होती है सर? 2 फेज प्रेजेंट होती है। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इमल्शंस आर बाईफेजिक डोजेस फॉर्म बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड फेज। उसके पास 2 इमिसिबल लिक्विड फेज होती है, ऑयल एंड वाटर, वेयर वन फेज इज डिस्पर्स्ड एज ड्रॉपलेट्स। एक फेज डिस्पर्स होगी ड्रॉपलेट की फॉर्म में और दूसरी लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट है ही है। और इसमें हम कौन से एजेंट यूज करते हैं सर? इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। हमारे पास 2 तरीके के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शन प्रेजेंट होते हैं। मोनोफेजिक सिस्टम में इमल्शन नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन होगा जिसमें सिंगल फेज होती है। और ट्राइफेजिक में और टेट्राफेजिक सिस्टम कंटेन मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीपल फेजेस उसे बोला जाता है। तो ट्राई कॉम्प्लेक्स, टेट्रा कॉम्प्लेक्स, क्या पता आपने पहले सुना या ना सुना हो, वहां पे बहुत सारी ड्रग्स आती है जिसे हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल फेजेस भी बोला जाता है। और मोनोफेज में सिर्फ सॉल्यूशन आता है और बाईफेजिक में आपका इमल्सन और सस्पेंशन दोनों चीजें आती है। तो यहां पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 25 क्वेश्चन जो कि पहले आ चुके हैं एग्जामिनेशन के अंदर वो बता दिए गए विद एक्सप्लेनेशन। और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हो गई होगी। अगर इसी तरीके के आपको वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर आपको यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चाहिए ताकि आप आरआरबी फार्मासिस्ट के एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सके, या बिहार फार्मासिस्ट की या फिर डीएसएसएसबी फार्मासिस्ट की या और भी कोई फार्मासिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उसके लिए आपको ऐसे एमसीक्यू चाहिए या ऐसी प्रैक्टिस चाहिए, तो आज ही सुदर्शन फार्मेसी को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा यस सर वी वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो लेक्चर्स, तब कहीं जाके आपके लिए ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक और लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।